तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सबने मेरे पिछले वाले जो लेक्चर्स हैं वो सबने देखे होंगे और मैं चाहता हूं कि सब लोग बड़े आराम से उनको देखें, है ना। 3 से 4 लेक्चर जो मैंने बनाए हैं बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, बेसिक्स उन्हीं से आएगा। आज अपन यूं कहें कि हकीकत की जो शुरुआत है जो चैप्टर 1 की वो अपन करने जा रहे हैं, एंड दैट इज कूलाम्स लॉ। कौन सा लॉ बेटा? कूलाम्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब ये समझिए कि टॉपिक यहां से चालू होता है, असली टॉपिक जो होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वो यहां से चालू होते हैं। तो अपना लॉ है कूलाम्स लॉ। और कूलम्स लॉ जो है, ठीक है, आप सबने पहले भी पढ़ा है, अपन ने पढ़ा है क्लास 11th के अंदर भी थोड़ा बहुत अपन ने पढ़ा है। कूलम्स लॉ किस लिए दिया गया कि दो पार्टिकल्स के बीच में जो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसके लिए दिया गया। तो ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा स्टेटमेंट वगैरह पे, आप सबको पता है ना कि क्या है। अब देखिए, जैसे कोई दो चार्ज है, मान लो ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2। दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, ठीक है। दोनों मान लो r दूरी पे रखे हैं, ठीक है। और अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, द फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, है ना। हमेशा क्या लेंगे? डायरेक्टली, मतलब दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। हमेशा मैग्नीट्यूड लेंगे, इस बात का ध्यान रखना। प्लस माइनस उससे कोई मतलब नहीं, मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। कुछ कुछ ग्रेविटेशन की याद आ रही होगी, इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। इट इज नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो दोनों का आप कंबाइन करो, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन। दोनों को कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, कांस्टेंट आता है, हियर इट इज K Q1 Q2 अपॉन r²। अब आप देखो तो यहां जो K होता है, K इज व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब बात करेंगे अपन, हर एक चीज को आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। अब ये जो Q1 अपना कूलम्स लॉ है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, अब आपको एक चीज अच्छे से पता है, ठीक है, ध्यान रखना, आप सबको पता है कि अपन ने क्लास 11 में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है बेटा? इस सेंट्रल फोर्स। ये बात अपन ने क्लास 11 में पढ़ी, तो भूलनी नहीं है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है कि जो ये r जो डिस्टेंस होगी, ये इस चार्ज पार्टिकल के सेंटर और इस चार्ज पार्टिकल के सेंटर के बीच की दूरी होगी, ये आपको पता है। दूसरी बात अपन ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। कि दो चार्ज पार्टिकल जो है ना, दो चार्ज पार्टिकल जो है, Q4 चार्ज है, पार्टिकल के मीडियम पे डिपेंड करता है। मतलब अगर मैं चार्ज पार्टिकल को हवा में रखूं तो अलग फोर्स रहेगा, पानी में ले जाऊं तो अलग फोर्स रहेगा। तो अब इस फॉर्मूले में कहीं भी आपको Q1 क्या बता रहा है? चार्ज का मैग्नीट्यूड। Q2 क्या बता रहा है? चार्ज का मैग्नीट्यूड। R क्या बता रहा है? डिस्टेंस बता रहा है। मीडियम के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट, इट इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मीडियम। ये मीडियम का रिप्रेजेंटेटिव है, समझ रहे हैं? अभी के लिए आपको ये समझना है। तो आपका जो K है ना, K वो बराबर होता है 1/4πε0 के बराबर होता है। और ये इसकी वैल्यू थे कांस्टेंट, तो 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू होती है। यूनिट देखेंगे आप K की, क्या आएगा बेटा? फोर्स F × r² इधर चला जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये कूलाम स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो यूनिट आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम स्क्वायर। तो आप एक बात ध्यान से देखें कि ये जो K है ना, K इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, किसके लिए आता है? मीडियम के लिए आता है ना। इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मीडियम बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स। अब ये इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0। और 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ इसमें 4π तो कांस्टेंट है, जानते हो। अब ये ε0 जो है वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब दैट इज वैक्यूम। यहां पर वैक्यूम के अंदर चार्जेस को रखा हुआ है, तो वैक्यूम के अंदर परमिटिविटी है, मतलब 4π तो कांस्टेंट हो गया, मतलब K इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फोर्स, और K के अंदर भी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मीडियम कौन है? ε0। परमिटिविटी मतलब समथिंग विद परमिशन। इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे आफ्टर कूलम्स लॉ। और इसकी वैल्यू होती है, ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। समझ रहे? अब इसकी यूनिट आप सोचो, ε0 4π तो कांस्टेंट, तो ε0 क्या आएगा? 1/4π के जस्ट इनवर्स ऑफ दिस हो जाएगा। तो बोलो क्या आएगा बेटा? न्यूटन की पावर -1, मीटर की पावर -2, और यहां क्या आ जाएगा? कूलाम
की पावर 2, क्योंकि गुलाम नीचे रहेगा तो ऊपर आएगा तो -2 होता, तो यहाँ कितना हो जाएगा +2। तो ये किसकी वैल्यू है बेटा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। ठीक है, तो कुलाम्स लॉ क्या कहता है, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये इस तरह से आएगा। ठीक है, तो सारे बच्चे स्क्रीन पोज करके आराम से नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो सारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा, है ना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो कुलाम लॉ बड़ा आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है कुलाम्स लॉ के अंदर विच कैन ट्रबल यू। ठीक है बेटा, अब देखो धीरे धीरे चीजें जो है खुलती हैं। ठीक है, तो कुलाम्स लॉ ये आया K(Q1Q2)/r², K क्या बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, जो सबसे पहली बातें अपन डिस्कस करते हैं, तो फोर्स और चार्ज के बीच में ग्राफ कैसा आएगा, फोर्स और चार्ज के बीच में ग्राफ कैसा आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के बीच में ग्राफ कैसा आएगा। एक्चुअली में ये Q क्या है, Q क्या बेटा, सिंगल चार्ज है, इट मे बी द प्रोडक्ट ऑफ Q1 into Q2। क्यों, क्योंकि फोर्स क्या है, आप मेरी बात समझना, कोई भी चार्ज Q1 या Q2 हो सकता है, आप अच्छे समझना है ना बेटा, सिर्फ बुक्स में दिया हो उतना पढ़ लो तो कोई कामयाबी हासिल नहीं होती। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 तो है ही, और प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 भी तो है, समझ रहे। तो यहाँ एक चार्ज भी लिख सकते हो, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो। तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझ रहे है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स और चार्ज बढ़ाने पर फोर्स बढ़ता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस बढ़ने पर भी फोर्स बढ़ता है, क्योंकि कोई भी एक चार्ज बढ़ेगा तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस अपने आप बढ़ेगा बेटा, समझ रहे। और आपको अच्छे से पता है कि अगर ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे ये ग्राफ ऐसे ऐसे होगा, तो फोर्स क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट अपन 11 में खूब पढ़ते हैं। और अगर ये ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा तो फोर्स क्या होगा बेटा, घटेगा। मतलब ये ग्राफ ऐसे ऐसे आएगा, मतलब यूं कहें कि स्लोप अगर ज्यादा हो जाएगा किसके साथ, चार्ज वाली एक्सिस के साथ, ये भी ध्यान रखना, अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा, और अगर कम होगा तो फोर्स कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब ये आ गया। अब फोर्स और 1/r² में ग्राफ कैसा है, फोर्स और 1/r² में आप बताओ, मैं आपको किसमें पूछ रहा हूं, सॉरी पहले फोर्स और आर में ग्राफ पूछता हूं। तो फोर्स और आर मतलब फोर्स और आर, तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ग्राफ कैसा आएगा बेटा, ये आपका इस तरह से। क्या इसका मतलब क्या है कि जब आपका ये आर जो है, आर इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 1/∞ कितना होता है, 0। और जब आर 0 हो जाएगा, आर 0 की तरफ आएगा तो फोर्स कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। से ग्राफ ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो कुछ ग्राफ्स हैं जो आपको समझने, ये दोनों ग्राफ तो बहुत इजी है ना बेटा। अब देखो आप एक चीज और, अब मुझे बताओ कि जैसे ये ग्राफ है f और 1/r² में ग्राफ है, इट इज द ग्राफ बिटवीन f एंड 1/r²। ठीक है, तो f और 1/r² में ग्राफ कैसा आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि देखो आप समझना, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, K(Q1Q2)/r²। तो f और r में ग्राफ तो ऐसा आ गया। अब f और 1/r² लेंगे तो ये तो डायरेक्टली 1/r² को पूरा मानना है, तो 1/r² के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मान लो 1/r² x है, तो 1/r² के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। r के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनका ग्राफ कैसा आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है वो ग्राफ आएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसमें एक बात और बताना चाहता हूं, तो ये बात समझ में आ गई, ग्राफ फोर्स सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा है, F = K(Q1Q2)/r², बहुत आसानी से पढ़ा। फिर अपन कुलाम्स लॉ के ग्राफ पढ़ रहे हैं, तो ये ग्राफ समझ में आ गया होगा आपको, ये ग्राफ समझ में आ गया होगा, ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं इसमें, कि ये अपनी पहली इंपॉर्टेंट बात ग्राफ की, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात, चौथी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो जैसे मान लो ये आपका फोर्स है और ये आपका 1/r², तो फोर्स और 1/r² में ग्राफ है। ठीक है, अब इस एक्सिस के लिए फोर्स क्या है, पॉजिटिव, और इस एक्सिस के लिए फोर्स क्या है बेटा, नेगेटिव है। तो बताइए कि बिलो द एक्सिस फोर्स नेगेटिव होगा और अबव द एक्सिस फोर्स क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। तो अगर ग्राफ ऐसा आ जाए, इस तरह का ग्राफ आ जाए, किस तरह का ग्राफ आ जाए, इस तरह का, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स बढ़ रहा है, और ग्राफ अगर ऐसा आ जाए तो मैं क्या कह सकता हूं कि नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स बढ़ रहा है, समझ रहे हो। तो जब फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में हो तो ध्यान रखना, दिस काइंड ऑफ फोर्स इज रिपल्सिव फोर्स, ये बहुत बार आता है। अगर फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लॉट किया गया है F और 1/r² के साथ, तो फोर्स कैसा होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है, समझ रहे हो। और अगर फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा हो तो फोर्स कैसा होता है बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ये बहुत बार, 1-2 बार बोर्ड में ही पूछा गया है, समझ रहे। तो ये सबके लिए लागू होता है, समझ रहे। जब भी फोर्स नेगेटिव के लिए आएगा, इधर भी एक ग्राफ नीचे होता है फोर्स और चार्ज के बीच में, समझ रहे, तो फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव।
समझ रहे हो। और इधर भी ये ग्राफ अगर ये नेगेटिव वाली एक्सिस में से प्लॉट होता तो फोर्स कैसा होता, अट्रैक्टिव, समझ रहे हो। तो फोर्स अगर पॉजिटिव है तो रिपल्सिव काइंड ऑफ फोर्स है, और फोर्स अगर नेगेटिव है तो किस काइंड ऑफ फोर्स है, अट्रैक्टिव काइंड ऑफ फोर्स है, ठीक है। तो ये ग्राफ आप सब लोग स्क्रीन पोज करके नोट करें, ठीक है। तो फोर्स पॉजिटिव, यहां लिख सकता हूं कि पॉजिटिव फोर्स इज रिपल्सिव, ठीक है। ये मेन बात है ना, बाकी बातें तो बच्चे अच्छे समझ सकते हैं। और ये कैसा है बेटा, अट्रैक्टिव। ये मेन बात, जो नई बात तुम सीखोगे, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चे मैं क्लियर व्यू दे रहा हूं, है ना, स्क्रीन पोस्ट करके नोट कर ले इसको अच्छे से, ठीक है बेटा। तो अभी तक आपने क्या देखा, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, फॉर्मूला देखा जिसमें Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड होता है, और आपने ग्राफ देखे, ठीक है बेटा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं ये समझ लीजिए कि जितना भी मैटर आसपास है उससे ज्यादा ही देने की कोशिश मैं करूंगा, कि जितनी भी चीजें हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, है ना, सब आपसे हो जाए, ठीक है। चलो, तो ये चीज अपन क्वेश्चन करते हैं कुछ, है ना, ग्राफ पे बेसिक क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे आता है ना, लिखो कंपेयर, आप लोगों को मतलब देखना है, स्क्रीन पोज करके सबको सॉल्व करना है। कंपेयर मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इंटू Q2, मेरी बात समझ रहे हो, Q1 इंटू Q2 एंड Q3 इंटू Q4, मतलब इनका मैग्नीट्यूड और इनके मैग्नीट्यूड कंपेयर करना। कंपेयर का मतलब क्या होता है बेटा, कौन ज्यादा और कौन कम, फॉर फॉलोइंग ग्राफ, फॉर फॉलोइंग ग्राफ फॉलोइंग ग्राफ के लिए कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि ये ग्राफ है, ये ग्राफ अपना है फोर्स और किसके बीच में, 1 अपॉन आर स्क्वायर के बीच में, ठीक है बेटा। तो फोर्स और 1 अपॉन आर स्क्वायर के बीच में, पहले तो बताओ ग्राफ कैसा आएगा, विच काइंड ऑफ ग्राफ इट विल बी, स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड, बहुत सही जवाब दे रहे हैं, मन में जवाब दिया करो आप लोग, है ना। तो ग्राफ आएगा ऐसा, वेरी गुड। और एक ग्राफ ऐसा, एक ग्राफ ऐसा है, ये Q1 इंटू Q2 के लिए ग्राफ है, और ये Q3 इंटू Q4 के लिए ग्राफ है, समझ रहे हैं। तो अब मुझे बताइए कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, Q1 Q2 का ज्यादा है कि Q3 Q4 का ज्यादा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, देखो मैंने क्या बोला था, फोर्स और 1 अपॉन आर स्क्वायर के बीच में ग्राफ है, चाहे फोर्स और चार्ज के बीच में ग्राफ हो, जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो जो स्लोप होता है वही बताता है इसको, जो भी कांस्टेंट उसमें रहता है। तो ये वाला जो है स्लोप बताएगा कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। आप यूं समझिए, देखो आप यूं समझना, फोर्स का फॉर्मूला क्यों होता है, अगर आपको स्लोप समझ आता है समझो, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ये 1 अपॉन आर स्क्वायर की एक फिक्स वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर की, ठीक है बेटा। अब इस फिक्स वैल्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर के लिए Q3 इंटू Q3 और Q4 के बीच में फोर्स इतना है F1, ठीक है। और उसी 1 अपॉन आर स्क्वायर के लिए Q1 Q2 में फोर्स कितना है, बताओ, Q1 Q2 में फोर्स कितना है, इतना F2। तो उसी 1 अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू के लिए Q1 Q2 के बीच में ज्यादा फोर्स है कि Q3 Q4 के बीच में ज्यादा फोर्स है, Q1 Q2 के बीच में ज्यादा फोर्स है, क्योंकि K तो दोनों के लिए सेम रहेगा, आर स्क्वायर एक वैल्यू है दोनों की, तो इसका मतलब ज्यादा कौन है, हु इज ग्रेटर, Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है किससे, Q3 Q4 से। और मैथ से समझना तो ऐसे समझो कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, समझ रहे। तो ये दोनों तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। अब देखो, अब अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। ये तो बहुत आसान सवाल था, अब मैं एक अच्छा सा सवाल दे रहा हूं, ग्राफ पे ही सवाल दूंगा सबसे पहले, क्योंकि ग्राफ अभी बताया मैंने ना। लिखो, फाइंड द नेचर ऑफ फोर्स। नेचर ऑफ फोर्स का मतलब मैं आपको बता दूं बेटा, यू हैव टू टेल वेदर द फोर्स इज अट्रैक्टिव और फोर्स इज रिपल्सिव, ठीक है। फाइंड द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन Q1 Q2 एंड Q3 Q4 फॉर फॉलोइंग ग्राफ के लिए आपको नेचर ऑफ फोर्स बताना, ठीक है। अब ग्राफ देखना, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा अलग ग्राफ दूंगा, है ना। अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। 1 अपॉन आर स्क्वायर और फोर्स इस एक्सिस पर है, ठीक है। ये वाला जो है ये ग्राफ Q1 Q2 का है, ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, फोर्स और 1 अपॉन आर स्क्वायर में। और ये वाला ग्राफ ऐसा है Q3 Q4। चलो सारे बच्चे सॉल्व करके बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। स्क्रीन पोज करके सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है ना। इससे पिछला जो कॉन्सेप्ट था उसी पे बेस्ड है। चलो, तो सारे बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था,
है ना। देखो फोर्स ये वाली एक्सिस पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है और यहां नेगेटिव है, तो यहां फोर्स क्या है, ये Q1 Q2 के बीच में फोर्स कैसा है बेटा, आप बताइए। पॉजिटिव फोर्स है, तो पॉजिटिव फोर्स का मतलब यहां पर फोर्स कैसा होगा बेटा, मैंने बताया था रिपल्सिव, अभी पिछले स्लाइड में ही बताया था रिपल्सिव। और यहां पर Q3 Q4 के बीच में फोर्स कैसा है बेटा, अट्रैक्टिव। क्या बेटा, अट्रैक्टिव, इस तरह का फोर्स है, ठीक है। अब इसमें क्या आपको ना इसको देखो, अच्छा इस सवाल को अच्छा भी बना सकता है। कैसे बना सकता है, देखो 4 ऑप्शन दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। देखो जैसे इस सवाल को ऐसे भी पूछ सकता है A B C D, फॉलोइंग इज द ग्राफ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। एक से ज्यादा सही हो सकता है, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, Q1 Q2 लेस देन 0, Q3 Q4 ग्रेटर देन 0, Q3 Q4 लेस देन 0, है ना। अब देखो इस सवाल को ऐसे भी दे सकता है, डायरेक्ट नेचर ऑफ फोर्स पूछने की बजाय इस सवाल को ऐसे भी घुमा के दे सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है बेटा। तो ऑब्जेक्टिव भी आता है बोर्ड के अंदर, जेई के अंदर हर जगह आता है, तो ऑब्जेक्टिव ऐसे बनेगा। तो अब तो Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस, सबसे पहले लेक्चर में ऐसा सवाल करवाया था मैंने, ठीक है। तो पहले आप मेरे सारे पहले लेक्चर देख के आगे बढ़ा करो, है ना। अगर आपने आज का लेक्चर पहली बार देख रहे हो तो मत देखो, आप बंद करो और पहले सारे लेक्चर देखो आराम से। मैं कह रहा हूं आराम, बिल्कुल समझ में आएगी हर एक चीज। तो Q1 प्लस इंटू प्लस ग्रेटर देन 0, माइनस इंटू माइनस, तो ये फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव, इसके हिसाब से सही है। Q1 Q2 में रिपल्सिव है। Q1 Q2 लेस देन 0 मतलब एक प्लस और एक माइनस, या एक माइनस या एक प्लस, तो मतलब अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, तो रिपल्सिव है। तो ये ऑप्शन गलत है ना। अनीता बिल्कुल सही है, बबीता गलत है। चंपा देखो आप, C फॉर चंपा, Q3 इंटू Q4 ग्रेटर देन 0 मतलब या तो दोनों प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस, मतलब दोनों में फोर्स कैसा होने वाला है, रिपल्सिव नहीं। यहाँ कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो ये गलत है। तो ये वाला सही है, Q3 Q4 लेस देन 0, समझ रहे। तो इस तरह से सवाल भी आ सकता है बेटा, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर सवाल कैसे भी फ्रेम कर सकता है, कैसे भी फ्रेम कर सकता है, आप समझ लिए बात को, ठीक है बेटा। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, सबको समझ में भी आ रहा होगा कुलाम्स लॉ, कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं होगी, ठीक है। हर कॉन्सेप्ट पे सवाल बनता है ना, हर कॉन्सेप्ट पे सवाल बनता है। मैंने आपको क्या बताया था कि 150 से 200 क्वेश्चन में करवाऊंगा और आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन की गिनती कर रहे होंगे, मुझे बहुत अच्छी बात है। देखो जैसे मैं आपको बताऊं, ये एक स्फेयर है, इस पे चार्ज बेटा Q है और इसका रेडियस है R, और ये दूसरा स्फेयर है, इस पे चार्ज है 4Q, ठीक है, और इसका रेडियस है 2R, समझ लो। और इन दोनों के बीच में दूरी है, आप समझ लो 3R। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, ठीक है। सारे बच्चे करेंगे आराम से, मैं आपको बता रहा हूं, सब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेप्ट लगेगा, हर क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है बेटा। अब देखो सबने ट्राई किया होगा, स्क्रीन पोस्ट करके। कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले मुझे बताओ कि आपका Q1 कितना, आप बताओ। Q है, वेरी गुड। Q2 कितना प्यारे बच्चों, 4Q है, बहुत अच्छा। और स्मॉल r कितना है, स्मॉल r, कई बच्चों ने 3R लिख दिया होगा मिस्टेक से, नहीं बेटा 3R नहीं। मैंने आपको क्या बोला था कि कूलाम फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स, तो डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर होगी, वन बॉडी सेंटर टू अनदर बॉडी सेंटर, यहां से लेकर यहां तक होगी। तो ये देखो आप, ये दूरी R है, ये दूरी 2R है, ये पूरी डिस्टेंस कितनी हुई, ये सेंटर से सेंटर दूरी कितनी हुई, 3R प्लस 2R 5R, ये होगी 6R, तो स्मॉल r हो गया 6R, समझ रहे हैं। जब भी शुरुआत में कोई भी क्वेश्चन, टॉपिक के क्वेश्चन करें, हमेशा पहले आराम से करें, लिखे, फिर जब आपके में परफेक्शन आ जाए धीरे धीरे, तब आप बिना लिखे सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले वैल्यू पुट कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, k तो k रहेगा, Q1 कितना है Q, Q2 कितना है 4Q अपॉन R कितना बेटा 6R का स्क्वायर, 6R का होल स्क्वायर। तो व्हाट विल बी फोर्स बेटा बताओ, 4KQ स्क्वायर अपॉन 36R स्क्वायर, ये फोर्स है। बताइए कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेसिक, हर कॉन्सेप्ट पे सवाल है। फोर्स कैसा होता है, सेंट्रल फोर्स होता है, बस ये ध्यान रखना, इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल है। बहुत अच्छे बेटा, बहुत ही अच्छा बात है ना। कूलाम्स लॉ, सिर्फ कूलाम्स लॉ पढ़ा रहा हूं, अभी तो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं कूलाम्स लॉ की, कि कूलाम्स लॉ के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, सुपर पोजिशन वगैरह के, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। व्हाट इज द मिनिमम फोर्स, है ना, ये भी एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है बेटा, मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस separated by
डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। चल, बहुत ही अच्छा सवाल है कि दो चार्जेस के बीच में मिनिमम फोर्स क्या है, जो 10 सेंटीमीटर के द्वारा। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर आपने तो चार्जेस की वैल्यू दी नहीं। बिल्कुल नहीं दी बेटा, तभी तो लॉजिक है, आपको यही तो लॉजिक है। लगाओ सब स्क्रीन पोज करके। हाँ बेटा, तो खूब दिमाग लगाया होगा काफी बच्चों ने। देखो बेटा, क्वेश्चन जो होता है ना, क्वेश्चन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि क्वेश्चन इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की लैंग्वेज क्वेश्शन ही है। कुछ भी कहना फिजिक्स को आपको न्यूमेरिकल के फॉर्म में कहेगा वो। ये वैल्यू मान लो चार्ज Q1 है और ये चार्ज मान लो Q2 है और दूरी 10 सेंटीमीटर, बस ये आपको दिया हुआ। अब चार्जेस का तो पता ही नहीं है, तो फोर्स क्या होता है मुझे बताओ। फोर्स इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपको पता है, ये आपको पता है। Q1 Q2 नहीं पता, लेकिन एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट पता है कि आपका फोर्स मिनिमम चाहिए। कम से कम किसी दो चार्ज पार्टिकल में क्या फोर्स हो सकता है वो चाहिए। तो अगर कम से कम फोर्स चाहिए तो मतलब Q1 Q2 की वैल्यू भी मिनिमम हो। तो मिनिमम चार्ज विच ए बॉडी कैन हैव इज व्हाट, मैंने बताया था आपको, याद करो। क्या बताया था प्यारे बच्चों? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन दैट इज -e, Q2 भी -e। मिनिमम चार्ज कोई चार्ज पार्टिकल बॉडी रह सकता तो वो -e। समझ रहे हो? यहां तो मैग्नीट्यूड लेना है तो प्लस ही भी हो सकता है, के ई स्क्वायर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड लेंगे अपॉन आर स्क्वायर। अब के की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। और आर की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू 10 की पावर -2। मीटर में कन्वर्ट करेंगे प्यारे बच्चों तो होल स्क्वायर, ठीक है। न्यूमेरिकल थोड़ा सा आप लोग करा करो, अगर हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो देख लिया करो। ऐसे नहीं कमेंट में डाल देते, बेइज्जती कर देते सबके सामने, ऐसा नहीं करना बेटा ना। देखिए 9 6 54 54 है ना, 9 13 तो 13.4 इंटू 10 की पावर देखो ये कितना हो जाएगा -10 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 10 की पावर -1 बचेगा तो -2, तो ये आ गया 13.4 इंटू 10 की पावर -8 न्यूटन। यार समझ रहे? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। लिख लिया होगा सबने स्क्रीन पोस्ट करके जिसका नहीं आया था। तो इस तरह का क्वेश्चन है, आसान सवाल है, कुछ नहीं है, ठीक है बेटा। चलो अब और अपन आगे बढ़ते हैं ना, और आगे बढ़ते। देखो एक क्वेश्चन है, जेई में भी आया हुआ एक क्वेश्चन है ना, और बोर्ड में भी आया। फाइंड आउट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आप सबको पता? बताओ। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के को क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। आपको किसका चाहिए? एप्सिलॉन नॉट का। मैं एक बार यहां पर फॉर्मूला बनाकर छोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट विल बी व्हाट? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F इंटू आर स्क्वायर। अब मैं चाहता हूं ईमानदारी से सारे बच्चे स्क्रीन पोस्ट करें और स्क्रीन पोस्ट करके सॉल्व करें, ठीक है। कर लिया होगा सबने। तो देखो सबसे पहले आपको 4 पाई का तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं है। फोर्स का डायमेंशन आपको पता ही है, बताओ। पता है तो बताओ क्या होता है फोर्स का डायमेंशन? बोलो। m1 l1 t-2। r का डायमेंशन क्या होता है? l1 डिस्टेंस होता है। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? चार्ज का डायमेंशन, चार्ज इज नॉट द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो करंट याद करो, करंट फंडामेंटल है, q/t टाइम फंडामेंटल है, तो q इक्वल टू क्या होता है? I/t। करंट के लिए सिंबल क्या होता है? एम्पियर सेकेंड, ठीक है। तो चार्ज का डायमेंशन क्या हो गया? एम्पियर, सॉरी A1 T1, मैं सेकेंड लिख दिया वो भावना में बह गया मैं। A1 T1 इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालते। सारे बच्चे स्क्रीन पोस्ट करके सॉल्व करना। आपको लगे जिस पॉइंट पे आपको लग जाए कि अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं खुद से, उस पॉइंट पे आप स्क्रीन पोस्ट करके सॉल्व करें। तो ये आएगा A1 T1 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दो चार्ज है, अपॉन फोर्स के लिए m1 l1 t-2 हो जाएगा, और r के लिए कितना हो जाएगा बेटा? l स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि r का स्क्वायर है, ठीक है बेटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू A2 T2 लिख दूं, और इधर देखो m1 l3 लिख दूं t-2। थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा ना बेटा, m1 m-1 l-3, और ये t की पावर कितना हो जाएगा? 4 और a की पावर 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट? ये किसका डायमेंशन है बेटा? एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन है। आपसे k का डायमेंशन भी पूछ सकता है ना, ये डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का। k का डायमेंशन क्या होगा? k क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट।
मैंने कहा जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका, तो वो पूछेगा तो m1 L3 T-4 A-2, बस समझ रहे हैं। तो कुछ भी पूछ सकता आपसे, ठीक है। तो बहुत आसान था, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं है कि आप इसमें अटक जाओ, अटकने लायक कोई सिचुएशन भी नहीं है, ठीक है। अब देखो ये हो गया बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, वी आर डूइंग वेरी बेसिक क्वेश्चंस ऑन कूलॉम्स लॉ, बहुत ही आसान प्रॉब्लम्स करवा रहा हूं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कूलॉम्स लॉ के इर्द गिर्द ही फॉर्मूले में घूम रहे हैं। अभी तो मैंने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ बताया ही नहीं है, कुछ भी नहीं बताया मैंने, बिना सुपरपोजिशन बताया, सिर्फ कूलॉम्स लॉ के बेसिक क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा आप समझना, लैंग्वेज लिखेंगे नहीं, लिखने में थोड़ा ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। ये अपनी हुक है, हुक समझते हो, और यहां पर दो बॉल्स हैं, ये एक बॉल है, इसको चार्ज क्यू दिया प्लस क्यू चार्ज, ये वाली बॉल है, इसको चार्ज प्लस क्यू दिया और एल, ठीक है। और G इक्वल टू 0, ग्रेविटी है ही नहीं, ग्रेविटी है ही नहीं ना। तो अब लिखो, अब क्वेश्चन क्या है, व्हेन दे आर रिलीज फ्रॉम दिस पॉइंट, व्हेन दे आर रिलीज फ्रॉम अबव सिचुएशन, अबव कंडीशन, ठीक है। फाइंड आउट, क्या निकालना है, दो चीजें निकालनी है, फोर्स बिटवीन देम, फोर्स बिटवीन देम कितना होगा, उनके बीच में फोर्स कितना होगा, समझ रहे बेटा। और दूसरा एंगल बिटवीन थ्रेड्स, एंगल बिटवीन स्ट्रिंग्स के बीच में एंगल कितना होगा। एक बात ध्यान रखना, ग्रेविटी नहीं है, देयर इज नो ग्रेविटी, ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटी होगी तब किस तरह से होगा ये मैं आपको अभी बताऊंगा, आगे बताऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले चलिए सॉल्व कीजिए, सारे के सारे बच्चे स्क्रीन पोस्ट करके कर लिया होगा सबने, ठीक है। चलो देखो, तो अपन बात करें तो ग्रेविटी नहीं है बेटा, तो ग्रेविटी नहीं तो होगा क्या कि भाई कोई भी चीज है, कोई भी चीज जैसे कोई स्ट्रिंग है तो नीचे की तरफ क्यों लटक के, ग्रेविटी इसलिए होती। तो अब ग्रेविटी है नहीं, तो ये इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, ये इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, तो होगा क्या कि जैसे ही आप इनको छोड़ोगे ये इधर चला जाएगा क्यू चार्ज, और ये इधर चला जाएगा क्यू चार्ज, समझ रहे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे, ठीक है बेटा। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, ये दूरी एल है, ये दूरी एल है, तो फोर्स का फॉर्मूला आएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2L, कितनी हो गई है, 2L वैल्यू हो गई है। तो फोर्स कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकता हूं, के Q1 Q2 सेम है, Q स्क्वायर हो गया, ठीक है, Q है, और नीचे कितना आ गया 4L स्क्वायर, ये फोर्स आ गया। और इन दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में एंगल, ये वाला एंगल आएगा, तो ये एंगल कितना, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ ऑफ दीज टू स्ट्रिंग्स, 180 डिग्री, लीनियर पेयर बन रहा है, तो ये दूसरा आंसर आ गया, समझ रहे। तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम थी, बिल्कुल फंडामेंटल सी प्रॉब्लम थी, है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जितने सवाल आप करोगे उतने ही कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होंगे, ठीक है बेटा। चलिए, तो अब ये तो हो गया ये वाला, है ना, बिल्कुल बेसिक के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर पे ना। अब मैं आपको एनसीईआरटी का सवाल करवाता हूं। एनसीईआरटी में भी कूलॉम्स लॉ पे बेस बहुत सारे सवाल है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इस तरह से सवाल है। तो मैंने क्या बोला, जब भी आप पढ़ोगे एनसीईआरटी अपने पास लेके बैठनी है आपको, एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, और नहीं है तो अभी ले लो उसको, क्योंकि एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एंड ऑल अदर एग्जामिनेशन। तो एनसीईआरटी का 1.1 क्वेश्चन जो है आप समझना, 1.1 क्वेश्चन आप देखना सारे के सारे बच्चे, उसमें क्या बोला है कि दो चार्जेस है, Q1 दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷ कूलम, यही दिया हुआ है, और Q2 दिया हुआ है, Q2 कितना दिया हुआ है 3 × 10⁻⁷ कूलम। लैंग्वेज आप रीड कर सकते हो, उसमें देखो कि टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय दिस, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन यहां लिखूंगा तो बेटा बहुत टाइम लग जाएगा मेरे को, 30 सेंटीमीटर आर दिया हुआ है, और क्या पूछा है बेटा, यू हैव टू फाइंड आउट द फोर्स, आपको फोर्स पूछा है, तो बहुत आसान है। आपको अभी तक तो F इक्वल टू क्या होता है बेटा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है। तो आप सॉल्व करेंगे, फोर्स के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू 2 × 10⁻⁷, और Q2 की वैल्यू 3 × 10⁻⁷। सारे बच्चे स्क्रीन पोस्ट करके सॉल्व करा करो, ठीक है, आप सॉल्व करा करो खुद, यहां तो मैं आंसर बताता हूं। और आर कितना होगा बेटा, 30 सेंटीमीटर, 30 × 10⁻⁻2 मीटर, तो 30 × 10⁻⁻2 मीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको आराम से सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन। मैं तो सुपर फास्ट कैलकुलेशन से बता रहा हूं, है ना, सॉल्व कर रखा है बेटा, उसी से बता रहा हूं, तो ये इसका आंसर ही आएगा। तो आप लोग तो खुद सॉल्व किया करो, ठीक है बेटा, बहुत आसान प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ना, कोई बात नहीं। चलो अब ऐसी एक अगली प्रॉब्लम है ना, अगली प्रॉब्लम है
1.2 कौन सी प्रॉब्लम बेटा 1.2 देखो सारे के सारे बच्चे 1.2 प्रॉब्लम देखो सारे के सारे बच्चे 1.2 प्रॉब्लम को देखो 1.2 प्रॉब्लम क्या है कि दो चार्जेस है उनके बीच में फोर्स दिया हुआ। आप पढ़ोगे 1.2 प्रॉब्लम को पढ़ो आराम से स्क्रीन पोज करके कि दो चार्जेस और उनके बीच में फोर्स दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो अब आप देखना कि दो चार्जेस है, Q1 कितना चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम, तो 10 की पावर -6। फर्स्ट लेक्चर में बताया था ना माइक्रोकूलम सबसे ज्यादा यूज आएगा, और आप देख रहे होंगे माइक्रोकूलम, और ये दिया हुआ है -0.8 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, ठीक है। और फोर्स कितना दिया हुआ है, इस बार आर नहीं दिया हुआ, आर आपको पूछा गया है, और फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है बेटा इसके अंदर आपको 0.2 न्यूटन। वेरी गुड, समझ रहे हैं। अब आपको क्या पूछा, आर पूछा है। और कई बच्चे स्क्रीन पोज करके सॉल्व करेंगे, और कई बच्चे इसमें बहुत तगड़ी गलती करेंगे। क्या गलती करेंगे बताऊं, जब वो लिखेंगे ना Q1 को माइनस में लिख देंगे। Q1 को माइनस में मत लिखो बेटा, फॉर्मूला क्या है बेसिक, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आता है, ठीक है। तो फोर्स लिखोगे 0.2, K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू क्या लिखोगे 0.4 इंटू 10 की पावर -6, और Q2 की वैल्यू क्या माइनस में लिखोगे, नहीं प्लस में लिखेंगे, क्योंकि मॉडुलस वैल्यूज लिखते हैं अपन 0. डायरेक्शन की बात अपन बाद में करेंगे जब मैं वेक्टर लॉ पढ़ाऊंगा, है ना, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ पढ़ाऊंगा। आर स्क्वायर आपको पूछा है, और अगर आप यहां से सॉल्व करोगे, आर की वैल्यू सॉल्व करोगे ना बेटा, तो ये आर की वैल्यू आएगी 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। मतलब आर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आप सॉल्व करोगे तो 144 कुछ आएगा, उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 12। जो बच्चे सॉल्व करेंगे उनको अच्छे से पता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान प्रॉब्लम है। अब इसमें इसका ए पार्ट है ना। अब इसमें एक चीज पूछी होगी, एक चीज और मैं बता दूं आपको, देखो जैसे एक चीज बी पार्ट इसमें पूछा होगा, ठीक है, आपको जैसे ये Q1 होता है, वैसे तो मैं वेक्टर लॉ पढ़ाता आपको, और ये Q2 होता है। तो अब Q2 मान लो दोनों पॉजिटिव, आप समझ दोनों पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है। तो Q1 Q2 को इधर रिपेल करेगा, किस फोर्स से, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इस फोर्स से दोनों पे फोर्स लगाएगा। और Q2 भी Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा, इतना ही लगाएगा ना बेटा, कि Q2 Q1 लिख दो आपकी इच्छा हो तो बस, लेकिन बात तो वही है। तो जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगाता है उतना फोर्स Q2 Q1 पे लगाता है। तो ये 0.2 न्यूटन जितना Q1 पे लग रहा है उतना ही Q2 पे भी लग रहा है। तो इससे बी पार्ट में यही पूछा है कि उस अदर चार्जेस में फोर्स क्या होगा, तो उतना ही फोर्स होगा। तो रेशियो अगर पूछे, मान लो ये तो ये पूछेगा कि Q1 इस पर 0.2 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो Q2 कितना लगाएगा, Q2 भी 0.2 न्यूटन लगाएगा। या फिर ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द रेशियो पूछा, शायद मैं इतना क्लियर नहीं हूं, तो रेशियो कितना होगा, इन ये जो इस पर फोर्स लगा रहा है और ये जो इस पर लगा, दोनों बराबर होंगे, तो रेशियो विल बी 1:1, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान प्रॉब्लम थी, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं जिसमें आप अटक जाओ, ठीक है बेटा। तो सारे के सारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अभी तो मैंने बहुत इजी प्रॉब्लम्स करवाई हैं इस लेक्चर के अंदर, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर पर, दे वर वेरी इजी प्रॉब्लम्स, ठीक है। अभी मैं आपको और प्रॉब्लम्स कराऊंगा, ठीक है। जैसे आपको मैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन बताता हूं जो आप सबको सॉल्व करके एनसीईआरटी का 1.3 वाला क्वेश्चन है ना बेटा, आप ट्राई करना, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स भी दिए वो भी ट्राई करना। अगले लेक्चर में अपन वो एग्जांपल्स और क्वेश्चन सब करेंगे, ठीक है ना। आपको अच्छा लगा तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी स्कूल के बच्चे बाकी सिटी के अंदर जहां पर भी हैं उनको आप शेयर कीजिए, उनको अच्छा लगेगा, वो आपको थैंक्स कहेंगे पक्का, ठीक है बेटा। थैंक यू।